Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Today we are going to study near about 14 topic one by one. First topic, history made by the Gukes in the chess, youngest person and youngest in overall this championship at the world level. Okay, so this is good pride for India. Then we will see that the Union Cabinet approved bills for the simultaneous polls for the Lok Sabha and State Legislative Assembly. What is mean by that? क्या इसका मतलब हुआ कि जो आपके मोदी जी के लिए एक बार आप वोट करते हैं और एक बार आप योगी जी के लिए और किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, मतलब जो एमपी लोगों के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन होता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उनके लिए जो इलेक्शन होता है अब एक साथ होगा। आप जाएंगे तो आपके सामने एक ईवीएम रखा होगा, यू हैव टू चूज योर एमपी, वहाँ पे डिफरेंट कैंडिडेट होंगे, और दूसरा ईवीएम आपके लिए रखा होगा फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इससे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा गवर्नमेंट का, लेकिन इससे बहुत सी दिक्कतें हैं, इसको कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी जब तक प्रूफ होती है गवर्नमेंट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट अगर गिर गई तो दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है इफ देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? तो इलेक्शंस का तो ये तो फायदा है कि अलग अलग इलेक्शन कमीशन को टाइम देना पड़ता था, इलेक्शन करवाना पड़ता था, बहुत कुछ प्रोजेक्ट जो था गवर्नमेंट का वो रोक दिया जाता था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फ्रिक्वेंटली इलेक्शन होता था तो चीजें पॉलिटिसाइज रहती थी हमेशा। एक बार इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद गवर्नेंस में स्मूथनेस आने के लिए ये वाला हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 इलेक्शन तक कंटिन्यूसली हमारा जो ये पार्लियामेंट का था और जो स्टेट लेजिस्लेचर का था साथ साथ होता था, लेकिन ड्यू टू द दिस फीचर ऑफ द मेजॉरिटी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहेगा तभी यू कैन कंटिन्यू विद योर गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लैग आ गया। अभी भी 4 स्टेट में होता है, उड़ीसा में अभी भी जो होता है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ ही होता है। क्लियर हो रहा है ये? दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 और कहाँ पे ये पार्ट होगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। ओके, then we will see that the apex court freed the suit for the claims over place of the worship act। यहाँ पे यह है कि कंटिन्यूसली हम देख रहे थे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू डिफरेंट, जैसे मॉस्क हुआ, डिफरेंट अलग अलग रिलीजियस जो टेम्पल्स हुए या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे क्लेम हो रहा था कि पहले ये है, खासकर क्लेम ज्यादा हो रहा था कि मुगलों ने टेम्पल्स तोड़ के वहां पे मॉस्क बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, इस एक्ट पे ही था कि एक्ट सही है कि नहीं। एक्ट का मतलब जो हिंदूज ग्रुप है वो क्लेम कर रहे हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो हमारा रिक्लेम करने का राइट था वो आपने हटा दिया, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम एक सोसाइटी में हार्मनी चाहते हैं तो एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो पुराने हिस्ट्री के बातों को लेके लड़ाई या कोई भी झगड़ा न करे। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ये कहा है कि अभी जो लोअर कोर्ट है वो कोई भी नया केस नहीं लेंगे रिलेटेड टू द सर्वे, किसी मास का सर्वे कराने को लेके या किसी भी प्लेस ऑफ जो रिलीजियस नेचर है उसका हम सर्वे कराने के लिए अब कोई भी कोर्ट का वो फाइल नहीं करेंगे और ना ही कोर्ट कोई ऑर्डर देगा सर्वे कराने के लिए। अभी इतना है, स्टे लगा दिया है। नियर अबाउट 11 प्लेस का है जो अभी डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट ने ये भी निचली अदालतों को, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनको ऑर्डर दिया है कि आप इस पे फाइनल जजमेंट भी नहीं देंगे, अपना आप स्टे करके रखिए। दिस इज द थिंग। ओके, देन वी विल सी दैट द रन अवे टाइग्रेस फ्रॉम द उड़ीसा पुट्स ऑफिशियल ऑन द अलर्ट अक्रॉस द वेस्ट बंगाल। अब देखिए कि अब एक टाइग्रेस है और वो महाराष्ट्र से भाग के चली गई हैं, झारखंड होते हुए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पूरा घूम रही है वो, और उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, और नाम भी बहुत शानदार है, जीनत नाम है। जीनत अमान का नाम सुना है? ओल्ड टाइम में एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, सी इज सो मच फेमस। उनकी खूबसूरती का काफी तारीफ होता था कि हर एरा में सी वाज, मतलब अक्रॉस द एज वो हमेशा ब्यूटीफुल रही है। ठीक है, तो इन शेरनी का भी नाम है जीनत। ओके, देन वी विल सी दैट द कैग रिपोर्ट। यहाँ पे हम इस वाले में मेन हम देखेंगे कि जिस जिस टाइगर रिजर्व का वहाँ पे नाम मेंशन हुआ है उसको हम लोकेट करेंगे। ठीक है, एक महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है और एक उड़ीसा का है सिमलीपाल, इन सबको हम देखेंगे। Then we will see that the CAG report flag violation in the lapse in the enforcement of CRZ notification। CRZ का मतलब होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है। कोस्टल एरिया में कहाँ तक आप डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं, किसके बाद आप कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, या आपका घर हुआ या आपका कोई फैक्ट्री हुआ, उस एरिया को बफर रखा जाता है, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन कहा जाता है। It is nearly about the 500 meter away from the
हाई टाइड जोन जो होता है, जो हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, उसी से हम निकालते हैं कि हाई टाइड कहाँ तक है, और उसके बाद 500 मीटर तक हम लेते हैं। ओके, देन वी विल सी दैट द नॉटी प्रॉमिस ऑफ द सेक्शन 69, ये बहुत डिस्प्यूटेड सेक्शन है। इसके अंदर में ये होता है कि जैसे अगर किसी विमेन के साथ कोई मेल है, और अगर वो मेल ये प्रॉमिस करता है कि मैं शादी करूंगा, फिर उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं एंड कंसेंसुअल सेक्स में जाते हैं, तो वहां पे यहाँ पे रेप का केस होता है। ओके, लेकिन इसका बहुत मिसयूज होता है। और दूसरी चीज है कि ये बायस्ड है, ये एज्यूम करता है ये लॉ कि सिर्फ मेल ही वो कर सकता है, फोर्स कर सकता है, चीट कर सकता है। इसमें ये नहीं एज्यूम किया गया है कि वीमेन भी चीट कर सकती है। सेम मैनर में वीमेन भी तो अपने साथ मैरिज के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह के उस रिलेशनशिप का मिसयूज कर सकती है। तो इस पे डिबेट है, क्योंकि इस पे केसेस बहुत पेंडिंग जाता है और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। तो उसी को लेकर है कि पहले भी था, पहले ये जो आईपीसी था उसमें 376 था, सेक्शन 376, और अभी वाले में ये है सेक्शन 69। अभी वाले एक्ट का क्या नाम है? भारतीय न्याय संहिता, और इसके पहले था इंडियन पेनल कोड, जो हमने अभी चेंज किया है। देन वी विल सी दैट द पाकिस्तान एट द यूएनएससी द पॉइंट्स ऑफ इट्स कंपास। तो यहाँ पे पाकिस्तान को फिर से मेंबर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो स्पेशल बॉडी है यूएन का, जो डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, मेंबर सब है, मेंबर्स 543 हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और कुछ ही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना जो डिसीजन लेते हैं। वैसे यूएन में तो पूरे नेशन होते हैं 193, लेकिन उसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है दैट इज द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके जो टोटल मेंबर है 15 है, 5 परमानेंट है। कौन कौन है परमानेंट? 1950 के जमाने में कौन पावरफुल था? ब्रिटेन अभी पावरफुल था, एंड फ्रांस। तो ये पांचों थे और पांचों है अभी भी, ठीक है। और जो ये परमानेंट है, ये कभी नहीं हटते, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, दे विल बी रिमेनिंग ऑलवेज। 10 है वो 2 इयर्स के लिए इलेक्शन होता है, और उसके बाद 2 इयर्स बाद दूसरा कोई बन जाता है। तो अभी देखिएगा जो मैक्सिमम नंबर्स है नॉन परमानेंट का, वो इस्लामिक कंट्रीज जो है उनके हैं। पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑफ द ऑन द अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल। तो यहाँ पे है कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल्स का है, उसका जिस तरीके से बायसनेस हमें देखने को मिलता है, रेगुलरिटी नहीं है, इस सब चीज़ों को काफ़ी डिबेट चलता है कि हमने 74th अमेंडमेंट के द्वारा हमने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया, लेकिन अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो नहीं रहा है। इसको लेकर डिबेट हमेशा रहता है। सेम इज विद द पंचायती राज। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोगों ने बीच में पढ़ा है कि त्रिपुरा में इलेक्शन था, इतने 500 बिना निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये बहुत होता है, वहां पे अभी भी प्रॉपर तरीके से हम डेमोक्रेसी नहीं ला पा रहे हैं, वहां पे अभी भी पावर का बहुत यूज है। दूसरी चीज है पैट्रियार्की का बहुत यूज है। बीच में कॉन्सेप्ट चलता था जब ये नया एक्ट आया था, एक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेके आए थे हम, तो इसमें मेन था कि हम देखते थे पति पंचायत का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने शुरू से ही रिजर्वेशन दे दिया था। जैसे अभी हमने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 के थ्रू हमने वुमेन्स रिजर्वेशन दिया 33%, और ये भी इम्प्लीमेंट अभी 2026 के बाद का जो सेंसस आएगा उसके बेसिस पे होगा। लेकिन हमने जब लोकल बॉडीज का रूल बनाया था तो हमने उसी समय 1992 में ही इसके साथ ही रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया था। अब रिजर्वेशन दे दिया था तो 33% तो था ही, आना ही था। बाद में हमने बढ़ा के इसको 50% कर दिया। लेकिन दिक्कत ये था कि वीमेंस का इलेक्शन होता था, रूल कौन करता था? उनके पति, इसीलिए इसको पति पंचायत कहा जाता था। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें अभी भी इश्यू है। शुड द एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू पार्डन? यहाँ पे इस बात को है कि यूएस में हमने देखा है कि जो बिडेन अभी आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने बेटे को ही पार्डन दे दिया। बहुत मिसयूज है, रिसेंटली हमने कंटिन्यूसली देखा है। बिल क्लिंटन से लेके अभी हमने ट्रंप के उनके भी कार्यकाल में ड्यूरिंग द हिज पीरियड वी ऑल्सो सी दैट द उन्होंने अपने फादर इन लॉ को कुछ ऐसे था, उनके किसी रिलेटिव को दे दिया था, ओके, और यहाँ पे ये अपने बेटे को ही दे दिए। तो ऐसे होगा कि अपने ही रिश्तेदार को आप बचा ले रहे हैं ना। ये तो है इसलिए कि कुछ जुडिशियल एरर हो गया तो आपको पार्डनिंग देना है। अगर आप अपने भाई भतीजावाज बेटा बेटी बात करने लगे तो दिक्कत होने लगती है। तो उसी को लेके है कि ये पार्डनिंग पावर वापस जुडिशरी को दे देना चाहिए कि नहीं। ओके, सो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास होता है तो ही इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उसका जो पावर है वो जुडिशियल है क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है ना पार्डनिंग से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे इसको लेके जो डिबेट है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देन वी विल सी दैट द बीजिंग में एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इशू है था, जैसे कि इस समय दिल्ली का इशू चल रहा है ना, एकदम पीक पे जा रहा है।
हम देख रहे हैं ना, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एकदम डिटीरियोरेट हो रहा है, सीवियर प्लस कंडीशन पे जा रहा है। इससे भी बुरा हालत बीजिंग में था, द कैपिटल ऑफ द चाइना, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि उसके इफेक्ट से वहाँ पे काफी रिड्यूस कर दिया एयर पोल्यूशन को, तो वो हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, उस पर यहाँ पे डिस्कशन है। Then we will see that the Bangladesh team likely to attend the विजय दिवस। विजय दिवस हम मनाते हैं 1970 वार में जो हमने जीता था, हमने जो लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश को सपोर्ट किया था उसमें हम करे थे, लेकिन अभी हमें लग रहा था कि जो बीएनपी की गवर्नमेंट है वो नहीं करने देगी, लेकिन उन्होंने हमें भेजने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप डिटीरियोरेट हो रहा था, खराब हो रहा था, दिस इज ए गुड साइन। तो ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। Then we will see that the India confers honorary rank to the on the Nepal Army Chief। तो ये पीसीएस में काम आएगा, हम उनका नाम देखेंगे और हमें याद अगर पूछा जाए कि अभी किसको ऑनरेरी रैंक दिया है, इसमें एक जो आर्मी का हाईएस्ट रैंक होता है वो हम दूसरे देश के, एक जैसे ये पोस्ट असली में नहीं देते हैं, ये सिर्फ एक ऑनर के लिए दिया जाता है, आपका फंक्शनल नहीं होता है। ये नहीं कि वो आके यहाँ पे लगेंगे ऑर्डर देने, सिर्फ एक जैसे मोदी जी को भी तो कई देशों का हम बेस्ट अवार्ड का देते हैं, वैसे हम वहाँ के आर्मी को अपना रैंक दे देते हैं जस्ट एज ए गुडविल जेस्चर। होता है कि हाँ एक रिलेशनशिप अच्छा करना है किसी देश के साथ, तो ये सब अवार्ड एक तरीके से सॉफ्ट पावर होती है। Then we will see that the PM to lay foundation stone to the Kein Betwa river linking work। Okay, तो यहाँ पे हम दो रिवर को जोड़ के हम जो पानी, जो खासकर ड्रॉट का सिचुएशन होता है, गर्मियों में देखिएगा पानी सूख जाता है कई एरिया में, तो हम चाहते हैं कि जिस नदी से बाढ़ आता हो उस नदी से जोड़ के दूसरे एरिया में ले जाए और बीच में कनाल निकाल दें, ताकि हम उस वाटर को यूज भी कर सकें और जो फ्लड का कंडीशन है उसको भी एलिमिनेट करें और जो ड्रॉट का कंडीशन है वो भी एलिमिनेट करें। तो ये जो दो रिवर है केन एंड बेतवा, दिस इज फ्लोइंग इनटू द मध्य प्रदेश, और ये वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि टेरेन, आप ऐसे बात कहें कि नदी को जोड़ना बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, लेकिन जब आप नदी को जोड़ते हैं तो बीच में पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, आपको काट के होना होता है ना, और जो नदी का फ्लो होता है नेचुरल होता है, हाई टू लो, लेकिन आपका जो टारगेट होगा वो हमेशा हाई टू लो थोड़ी होगा, आपको कभी कभी ऊंचा के भी नीचे करना पड़ेगा, और नदी को रास्ता बनाने में हजारों साल लग जाते हैं तब वो रास्ता बनता है। भले आपको लगता है कि अरे ये पत्थर के पहाड़ों के बीच से जा रही है, लेकिन वो धीरे धीरे इरोड करके वो रास्ता बना होता है। आप 2 साल 4 साल में बनाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इजीली हो, तो इसमें पैसे बहुत लग रहे हैं और इसको लेके काफ़ी डिबेट है कि आप ये तो बना रहे हैं लेकिन इससे नेचुरल जो वे है, नेचुरल पाथ ऑफ द रिवर है उसको मोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फ्लड जहाँ पे नहीं आना चाहिए वो आएगा। और कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जैसे फॉरेस्टेड एरिया है, टाइगर रिजर्व है, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व है, माना जा रहा है उसका बहुत ही लार्ज एरिया डूब जाएगा और इन जो हमारी स्पीसीज है उन पे निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो इसको लेके विरोध भी चल रहा था, इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध भी कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी विल स्टडी ऑल इन ए डिटेल मैनर। सो वन बाय वन पहला लेते हैं, गुकेश यंगेस्ट वर्ड, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द चेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इनके पहले रसन थे गैरी कैस्पेरो। ओके, और उनके बाद अब ये आ गए हैं। इंडिया में ये थर्ड पर्सन है जिन्होंने ये खिताब जीता है। इनके पहले विश्वनाथ आनंद सबको पता है, और दूसरे जो है चाइना के जो इनके विरोधी थे जिन्होंने इन्होंने जीता है, डिंग लीरेन, जिनके खिलाफ इन्होंने जीता है। पिछली बार डिंग लीरेन ने ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, तो उनको हरा के बहुत कांटे का मैच था, इसमें 16 राउंड में होता है, 14 राउंड तक बराबरी का था, लास्ट राउंड में जाके जीते हैं, तो एक तरीके से काफी एक रोमांचकारी था। ये कई राउंड में होता है और लास्ट राउंड में दे विन, जैसे होता है ना कि 10 मैच का टेस्ट सीरीज हो, 4-4 से बराबरी हो गया हो, फिर 9वें 10वें में 9वां ड्रॉ हो, 10वें में आप जीत गए तो 5-4 से आपने जीत लिया, उस तरीके से ये मैच इस बार हुआ है। कहाँ पे हो रहा था? सेंटोसा। सेंटोसा कहाँ पे? सिंगापुर। तो जगह का नाम लिख लीजिए, किसके खिलाफ था? डिंग लीरेन, एंड 18 ईयर के एज में इन्होंने जीता है, और इसके पहले जो था वो रसन गैरी कैस्पेरो के पास था। एशिया से 3 लोगों ने जीता है, पहला विश्वनाथ आनंद थे, दूसरे डिंग लीरेन थे, और तीसरे पे गुकेश आ गए हैं। सिंगापुर सेंटोज। नेक्स्ट न्यूज इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द बिल्स ऑन द साइमल्टेनियस पोल्स। अब साइमल्टेनियस पोल दिखने में तो बहुत सही लगता है कि एक साथ इलेक्शन होगा, इसका मेन मतलब है कि
पार्लियामेंट का, खासकर लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका एक साथ हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी जो लोकल बॉडीज है उसका इलेक्शन इसके साथ अभी कराने का कोई अभी ऐड नहीं किया है। अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो मीटिंग चल रही है, जो कमेटी बनी है, वो मेनली बनी है कि जो यूनियन का है, लोकसभा का है और स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलए लोग हैं उनका एक साथ इलेक्शन करा दें। अब ये इलेक्शन कराना इसलिए जैसे लॉजिक दिया जा रहा है कि ठीक है एक बार होगा तो 5 साल में एक बार डिस्टरबेंस होगा, आप इलेक्शन करा के शांति से 5 साल आप गवर्नमेंट का काम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बार बार आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन कराने में इतना ईवीएम खरीदिए, फिर उसका पूरा जो सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर से बुला के डिफरेंट एरिया में भेजिए, तो कहीं ना कहीं एक बार हो जाएगा ये। बार बार आप सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने में उसमें भी पैसा लगता है, इतना ट्रक लगता है, उनकी पूरी रहने का व्यवस्था कराना होता है। तीसरी चीज ये है कि बार बार आप स्कूल्स में भी डिस्टर्ब करते हैं, जो टीचर्स होते हैं उन्हीं को ड्यूटी पे लगाया जाता है, जो प्राइमरी टीचर हैं तो बार बार स्कूलें बंद होती हैं, उनको भी ये होता है। ठीक है, और भी लॉजिक है कि जैसे चीजें पॉलिटिसाइज रहती हैं, हर 1 साल बाद इलेक्शन हो गया फिर पॉलिटिसाइज हो गई, तो पॉलिटिकल मुद्दा हमेशा बना रहता है। तो एक तरीके से ये अब पॉलिटिशियन है, कैसे भी पावर चाहिए, तो वो गवर्नेंस वाली चीज पे ध्यान नहीं देते, वो हमेशा सीट जीतने के चक्कर में रहते हैं। आप देखिएगा मोदी जी हमेशा जब भी इलेक्शन होता है चले जाएंगे वहां पे अपना कैंपेन में, ओके, वो विपक्ष वाले भी लोग जाते हैं, मोदी जी हैं तो मोदी जी भी जाते हैं और जो और लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये लोग अगर पार्टिसिपेट करने लगे तो देश का जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हॉल्ट हो जाता है और उसमें निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। ये सब हो गया लॉजिक जो सपोर्ट में है। विरोध में क्या लॉजिक है? विरोध में पहला लॉजिक है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल है। अब जितनी बार इलेक्शन होता है लोगों को मौका मिलता है क्वेश्चन पूछने का, अकाउंटेबिलिटी लेने का। आप देखिएगा नेता सिर्फ आपके पास एक ही बार आएगा हाथ जोड़ के, जब इलेक्शन होगा आपको हर बार हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा। मोर नंबर ऑफ इलेक्शन, मोर टाइम्स ऑफ द नेता जी कमिंग विद द फोल्डेड हैंड, ठीक है ना। तो वहां पे होता है कि हमें होता है ना कि अरे पिछली बार तो आपने कहा था सड़क बनवाने को, बनवाया नहीं, तो हम बार बार अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो पैसे लगते हैं वो पैसे जो दिखाया जा रहा है 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ मैक्सिमम मान लिया जाए जो इलेक्शन कमीशन का लगेगा, लेकिन जो इंडिया का बजट है वो 42 लाख करोड़ में जाता है। 42 लाख करोड़ जो इंडिया का बजट है 1 साल का। आप सोचिए कि 1% भी अगर हमने अकाउंटेबिलिटी से बचा लिया तो 1% भी कितना आएगा? 42,000 का एक कुछ नहीं तो 42,000 करोड़, 4200 करोड़ कुछ ऐसे आ जाएगा। दैट इज मच मोर देन, एक बार निकाल के देखता हूँ, 42,000 करोड़ आप लोग भी निकालिए कितना आएगा। 42, मैं लमसम बता रहा हूँ, 42,000, 42,000 नहीं 42 लाख है, मैंने 2 जीरो हटा दिया। 42 लाख करोड़ जो है इंडिया का बजट आसपास है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये वैरी करता रहता है, 40 से 45 के बीच में वैरी करता है। एक फिगर में 42 लाख करोड़ लेके देखता हूँ, इसका 10 अगर 1% भी निकालूं तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा 1% निकालने के लिए, तो 2 जीरो कट कर दिया, तो 42,000 करोड़ जो है वो हम बचा लेंगे। अगर मानिए करप्शन हो रहा है 1% भी बचा लें तो 42,000 करोड़ हमने बचा लिया। लेकिन इलेक्शन में 5 साल का एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है? 10,000, 15,000 यही है लमसम। मानता हूं सब पॉलिटिकल पार्टी का ले लूं 30,000 करोड़ चला गया, फिर भी 30,000 करोड़ की तुलना में 42,000 करोड़ तो एक ही साल में बचा लिया, और 1% थोड़ी बचेगा। अगर आप चाहें तो 3% बचा सकते हैं, 5% बचा सकते हैं, क्योंकि करप्शन का लेवल बहुत हाई है ना। आप देखिएगा 40% लोग खा जाते हैं। अगर 10%, 20% भी बचा लिया तो दैट इज मच मोर। मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि 1% बचा लिया। इलेक्शन हो रहा है, आपने पूछा रोड बनवा लिया, जितने भी इलेक्शन है, तो आपका 42,000 बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैसा, लोग ये भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी लॉजिक देते हैं कि ठीक है अगर 20,000 छोड़िए 1 लाख करोड़ ही लग जाता, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए 1 लाख लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ा है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज द अटमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू मेक सिक्योर, वही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे हमें सिक्योर करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये लॉजिक नहीं दे सकते कि पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा बचा भी सकते हैं, और डेमोक्रेसी के लिए पैसा आप नहीं मायने रखता है, आप थोड़े बहुत पैसे लेके कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। तीसरी बात, पीपल बार बार अपना मुद्दा उठाने का मौका मिलता है हमेशा,
जो भी चीज होती है तो वो हमेशा, तो ये अच्छी बात है ना, जितनी बार इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी के लिए और अच्छी बात है। अगर आपको कर्व करना है तो आप पॉलिटिकल जो करप्शन है उसको कर्व कीजिए ना, उसके लिए लॉ बनाइए। ये लॉजिक दिया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी जल्दी करा लेने से पॉलिटिकल करप्शन नहीं होगा। आप भी तो 10-15 साल थे, आप नहीं किए होते पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि उस समय हमारे पॉलिटिसाइज हो जाता है, तो आप नहीं किए होते 15 साल, ये भी तो हो सकता था। तो आप भी तो कर रहे थे 15 साल। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारना पड़ेगा ना। आम जनता का आप राइट ले रहे हैं ना, अगर एक बार इलेक्शन करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आम जनता का जो है कि डेमोक्रेसी को हेल्ड करना या उसको बरकरार रखना, वो कहीं ना कहीं आप कम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उसके अगेंस्ट में बोली जा रही हैं। तीसरी चीज ये बोली जा रही है कि इंडिया का जो फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जिसके पास मेजोरिटी होगी वो जाके प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, वो रूल करेगा, वही गवर्नमेंट बनाएगा पार्लियामेंट में। जिसके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी वो नहीं बना सकता है। अगर किसी के पास नहीं है तो इलेक्शन फिर से होगा, यही रूल है, ठीक है। तो अगर ऐसे में आप अगर बना रहे हैं वन इलेक्शन वो कि आप, तो इसके मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म को ही आप बदल देंगे ना, तो आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे जाएंगे। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही डिबेट चल रहा था तो हमने रिजेक्ट किया था, क्योंकि हमें पता था कि हमें अकाउंटेबिलिटी ज्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि अंग्रेजों ने 2 साल स्टेबल गवर्नमेंट चलाया था, कुछ बरकरार, कुछ अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज ठीक ना, मुगलों ने भी तो 300-400 साल रूल किया था, अकाउंटेबिलिटी कहाँ थी, लगातार उन्हीं का खानदान रूल कर रहा था। तो स्टेबिलिटी थी लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो हमने समाज को सही से नहीं कर पाया और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप इलेक्शन को एक बार बांध के हाथ पांव बांध रहे हैं ना आम जनता का, तो इसको भी पॉलिटिकल थिंकर डिबेट कर रहे हैं। जो चौथा मुद्दा डिबेट में आ रहा है वो आ रहा है कि फेडरल जो हमारा नेचर है पॉलिटी का, कि यूनियन भी रहेगा स्टेट भी रहेगा। अब आप यूनियन के साथ उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपका भी इलेक्शन होगा, तो स्टेट में भी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे भी तो बीच में गिर सकता है। हो सकता है कि तमिलनाडु के पास ऐसा माहौल बने कि उनका बीच ही में गवर्नमेंट स्टेट का गिर जाए, या हो सकता है यूपी में गिर जाए, बिहार में गिर जाए, कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र में काफी कोलिशन गवर्नमेंट है, वहां गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने साथ उसको बात दे रहे हैं तो उसका इलेक्शन या तो डिले आप करेंगे, यही करेंगे ना। जो अभी प्रपोजल आ रहा है ये आ रहा है कि एक बार इलेक्शन करा लेंगे और बीच में 2.5 साल बाद एक और इलेक्शन करा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें डिले करेंगे। आप स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं के लिए अकाउंटेबिलिटी को दरकिनार कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारा आप या तो पूरा चेंज ही कीजिए सिस्टम ही, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो रही है कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिएगा एट द लेवल ऑफ द स्टेट और यूनियन, दोनों का ही आप चेंज कीजिए। तो ये सब डिबेट चल रहा है। फेडरलिज्म जो सिस्टम है उसको आप कर रहे हैं, दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी कम कर रहे हैं, तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि पैसे बचा लेंगे, लेकिन पैसे नहीं उतने बच रहे हैं एज कंपेयर टू द जितना कि हम अकाउंटेबिलिटी ला के बचा लें। तीसरी चीज है कि आप यहाँ पे ये सब इलेक्शन के चक्कर छोड़िए, आप हर एक पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप अपने जो इलेक्शन है प्रॉपर रूप से करवाइए। जो होता है ना इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज का, कि उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, उसके मेन जो डिग्नेटरीज हैं, जो मेन पोस्ट हैं, वो किसको दिया जाएगा, वो तो आप डिक्टेट करने लगते हैं ना। चीफ मिनिस्टर तक को डिक्टेट कर दिया जाता है कि ये चीफ मिनिस्टर होगा, लोगों को पता भी नहीं होता है। तो सच टाइप ऑफ द थिंग शुड बी रिड्यूस। इस पे काम करने के सिवा आप क्या कर रहे हैं कि आप वन पोल साइमल्टेनियस पोल लेके आ रहे हैं। चीजें समझ में आ रही हैं क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है। तो यही बातें चल रही हैं। आपको पॉजिटिव पॉइंट भी याद रखना होगा 4-5 कि क्या लॉजिक दिया जा रहा है, और आपको जो उसके काउंटर है उसको भी आपको याद रखना होगा। तो यही है, अपोजिशन लोग कह रहे हैं कि दिस विल बी अटैक ऑन द डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए साइमल्टेनियस पोल के लिए नॉट रिक्वायर्ड 50% ऑफ द स्टेट मेजॉरिटी, होता है ना कंसेंट रेटिफिकेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का 3 मेथड होता है। एक में है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी से पास करके हाफ ऑफ द स्टेट से आपको रेटिफाइड करवाना पड़ता है। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, वहां से आपको पास करवाना पड़ता है कि हाँ हम रेडी हैं। और जो पास होता है वो कितने मेजॉरिटी से होता है, स्टेट लेवल पे सिंपल मेजॉरिटी से होता है, ठीक है। पार्लियामेंट से किस मेजॉरिटी से होगा, पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, अगर सेंटर स्टेट का रिलेशन हो, ठीक है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है। कहा, क्योंकि फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट करेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर लोकल बॉडीज का भी साइमल्टेनियस करा देंगे तो उनको
324 ए भी बदलना पड़ेगा। 324 ए इसलिए क्योंकि अभी तक है इलेक्शन का जो प्रोसेस है, सेंटर और स्टेट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, और जो लोकल बॉडीज का है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्लियर हो रही है? तो आपको वो भी पावर किसको देना पड़ेगा? एक बॉडी को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक है कि वो स्टेट लेवल पे वो कराती है और नेशनल लेवल पे हम इनसे करवाते हैं, और स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कराते हैं। अब यहाँ पे है कि अगर ये आप चेंज करेंगे तो हाफ ऑफ असेंबली का लेंगे, साइमल्टेनियस पोल के लिए नहीं ले सकते हैं। क्यों यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से लेना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, दो लाइन दिया है। एक में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर द साइमल्टेनियस पोल विल नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन एट लीस्ट बाय द 50% ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कह रहा है नहीं रिक्वायर है, अगर यूनियन और स्टेट इस असेंबली का करवाना है, क्योंकि यहाँ पे तो पावर ऑलरेडी यूनियन के पास दिया हुआ है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का पावर है वो स्टेट को दिया हुआ है, वो आप छीनेंगे ना। और जब भी आप स्टेट से कुछ छीनेंगे तो उसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, इसीलिए इसमें चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट और यूनियन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोटल पावर तो इन्हीं के पास है, यूनियन के पास है, लेकिन लोकल बॉडीज का स्टेट के पास है, लॉ बनाने का एवरीथिंग। तो अगर आप उसको वापस ला के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित कर रहे हैं, उसमें आप उस बॉडी को डिपोज कर रहे हैं, तो वहां पे यू नीड टू टेक द कंसेंट, क्योंकि आप उनका पावर छीन रहे हैं, जो पावर उनको दिया गया है। ठीक है? जहां जहां पे भी आप फेडरल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करेंगे या पावर छीनेंगे स्टेट से, तो वहां पे आप हाफ ऑफ रेटिफिकेशन करवाएंगे। रेटिफिकेशन का मतलब उनसे सिंपल मेजोरिटी से उनके असेंबली में ले जाके आपको पास करवाना होगा। क्लियर? इस पे इस साल क्वेश्चन भी आया है जीएस पेपर 2 में, मेंस में दिखाया था एक दिन पेपर, इस साल यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। एपेक्स कोर्ट फ्रीज सूट ऑन द क्लेम ओवर द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर झगड़ा चल रहा था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है निचली अदालतों को कि ऐसा है कि अभी थोड़ा सा थामा बाबा, मतलब थोड़ा सा रुक के, क्योंकि 11 केसेज अभी चल रही हैं, 18 सूट्स हैं और 10 श्राइन्स पे इन्होंने क्लेम किया है। अगर ये छोड़ दे 1-2 साल तो मुझे लग रहा है कि हर एक मॉस्क पे ही क्लेम आ जाएगा। दिस इज द केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी न ही आप नया केस लेंगे जहाँ पे सर्वे के लिए बोला गया हो, और न ही आप ऑर्डर देंगे सर्वे के लिए, और जो 10 आपने केस अभी लिए हैं उस पे आप फाइनल ऑर्डर भी नहीं देंगे। 3 चीजें बोला। ठीक है? फिर इन्होंने बोला कि प्लेस ऑफ वर्शिप पे अभी जजमेंट आगे आएगा, अभी ये लोग सुनवाई कंटिन्यूअसली करेंगे। इस पे केस ये है कि ये जो हिंदूज का राइट है वो दोबारा क्लेम करने के लिए अपने जो रिलीजियस प्लेसेज है वो हटा देता है, क्योंकि हमने कहा कि 1947 में जो होगा, तो जो हिंदूज ग्रुप है वो कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारा राइट चला गया ना, जो पीछे हमारे साथ अन्याय हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि आप समाज में हार्मनी भी लाना चाहते हैं, भाईचारा भी बढ़ाना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं एक जस्टिस की भी बात हो रही है कि हमारा पहले तोड़ा गया तो अब हम तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि वो तोड़ा है फिर हम तोड़ेंगे। ठीक है? फिर वो तोड़ेंगे। ओके, दिस इज द केस। तो क्लियर हो रहा है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक दिन समझे थे हम लोग, क्या था आप बता दीजिए। मतलब क्लेम अगर कोई भी केस करता है कि 1947 15 अगस्त 1947 के पहले अगर जो रिलीजियस नेचर था उस आधार पे हम नहीं ले सकते हैं, और वो जैसा भी 1947 में था वो हम उसी को ही मान लेंगे। दिस इज द फाइनल। चीफ जस्टिस कौन है इस समय? संजीव खन्ना। ओवरऑल यही है। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग है कि लॉयनेस शेरनी भाग गई है, और ये भाग के कहाँ गई हैं इनका अभी भी पता नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र से ये भाग के चली गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, दैट इज इन उड़ीसा। उड़ीसा से उनको वेस्ट बंगाल में भी देखा गया है। तो दिस इज द लॉन्ग जर्नी। ओके, नाम है इनका जीनत। जीनत अमान बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, ये है जीनत अमान। ठीक है? तो उन शेरनी का नाम भी जीनत है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में था, वहां पे सी वाज, एंड सी इज नाउ सिमलीपाल। सिमलीपाल इस समय उड़ीसा में है, सिमलीपाल। ओके, तो एक बार इसको देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व ताडोबा अंधेरी यहाँ पे है महाराष्ट्र में, एंड सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ से ये झारखंड होते हुए चली गई हैं उड़ीसा। वेस्ट बंगाल के भी बॉर्डर में सी वाज रोमिंग। कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है वो। ठीक है? दिस इज द थिंग। Next important news is about the 8 migrant workers stripped paraded for the misbehaving with the women। बहुत ही एक तरीके से एथिक्स का केस है कि एक है कि उन्होंने आरोप लगाया कि एक जो वर्कर हैं वो दूसरे स्टेट से उड़ीसा में आए थे और उन्होंने किसी वीमेन के साथ मिसबिहेव किया।
अब इसके चक्कर में उनके साथ जो 7-8 थे सबका कपड़ा निकाल के उन्होंने परेड कराया। तो कहीं ना कहीं आप एक के चक्कर में पूरी की डिग्निटी खराब कर दी। दूसरी का ये है कि एक गांधी जी का कहा जाता है ना कि आई फॉर आई विल ब्लाइंड द होल वर्ल्ड, अगर आंख के बदले आंख लेना स्टार्ट कर दे तो होगा। तो इसका यह है कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, केस कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस और कोर्ट का ये काम है। अगर लोग मॉब अगर डिसीजन देने लगे तो क्या पता उस पर झूठा आरोप लगाया हो, ये भी तो पता, सच्चाई नहीं पता लग पाएगा कि आरोप सही है कि नहीं है। और आम जनता थोड़ी पकड़ के सबको वो देने लगेगी। ऐसे तो लोग अपना जो ग्रज होता है, जो दुश्मनी है वो निकालने लगेंगे। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, कोई भी अगर मानिए हम यूपी बिहार से चले गए महाराष्ट्र में, उनको लग रहा है मेरा जॉब लेके चले गए, वो दूसरा आरोप लगा के खुद करने लगेंगे अपनी ज्यादती। तो इस तरीके की चीजें कई बार पूछता है एथिक्स में, एथिक्स का पेपर है उसमें केस स्टडी में पूछ देगा कि यहाँ पे ये केस है कि एक बंगाल के 8 वर्कर थे, उनमें से एक पे आरोप लगा कि उन्होंने किसी वीमेन के साथ उनके साथ छेड़खानी किया, कुछ मॉडेस्टी को इरोड किया, समथिंग लाइक दैट। तो वहां के लोगों ने, लोकल्स ने पकड़ के उनका पूरा कपड़ा निकाल के उन्हें परेड कराया पूरे विलेज में, ओके, आधा घंटा तक। तो दिस इज द केस। तो आपका क्या स्टैंड होगा, इस तरीके का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब होना चाहिए कि ये सब आप क्या स्टैंड लेंगे, यही कि आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पुलिस में जाके केस रजिस्टर कराते हैं, जो भी जितना गवाह होता है वो उसको देते हैं। दिस इज नॉट द केस कि आप मॉब जस्टिस इज नॉट जस्टिस। मॉब जस्टिस हमेशा माइट विल बी राइट। जहां पे भी झुंड लगा के आप जस्टिस देने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो बलशाली होगा वो अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है ये? CAG reports flag violations, lapses in the enforcement of the Tamil Nadu coastal रेगुलेशन जोन, ओके, नोटिफिकेशन। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होता है वो एरिया होता है कोस्टल एरिया में जहां पे हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते हैं। होता है ना, कोस्टल एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उसके किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, मैनग्रोव होते हैं, मैनग्रोव आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर हो रहा है? सो क्या ही हो ये एकदम नींद में अभी लग रही है, ओके। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो डिफिनीशन है वो हम 500 फ्रॉम द कोस्टल एरिया लेते हैं एंड इट इज 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन पढ़ा है जियोग्राफी में? पढ़ाया होगा सर ने, टाइड जो आता है, हाई टाइड कैसे करते हैं, लो टाइड कैसे करते हैं, जब सन और मून एक वहां पे, तो ये सब चीजें वहीं से हाई टाइड लाइन आता है। तो वहां से हम, वहां के आगे हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को परमिट नहीं करते हैं। इसको हम डिफरेंट एरिया में भी बांट लिए हैं कि जो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है उसमें कुछ थोड़ा भी एक्टिविटीज को नहीं परमिट करते हैं, उसी अनुसार डिफरेंट जोन के अनुसार हम वहां पे परमिट देते हैं। अभी हम 2019 में दोबारा इसको मॉडिफाई करके और सस्टेनेबल बनाने की कोशिश किया है। 2019 का जो नोटिफिकेशन है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो इशू आ रहा है, सी लेवल राइज है, तो उसको इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट केस है सेक्शन 69। सेक्शन 69 इज रिलेटेड टू द, जैसे होता है कि किसी पुरुष ने किसी महिला से ये उन्होंने वादा किया कि आई विल मैरी, और उसके बाद दे वर लिविंग इन द लिव इन रिलेशनशिप, और उसके बाद जो कंसेंट लिया फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी, और उसके बाद उन्होंने फिर शादी नहीं किया। दिस इज द एक्टिविटी। उसको हम पहले था सेक्शन 376 2A में रखते थे। दिस इज रिलेटेड टू द रेप, कि फोर्सिबल आपने चीटिंग करके रेप किया, तो ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस पे पूरा डिबेट चल रहा है। डिबेट ये चल रहा है कि ये पहले एज्यूम कर रहा है कि सिर्फ पुरुष ही करेंगे, मेल ही धोखा दे सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मॉडर्नाइज हो रहा है, अभी हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस लोग कह रहे हैं कि हटना चाहिए, क्योंकि बहुत से केस ऐसे हुए हैं कि फीमेल भी इस तरीके के एक्टिविटीज में पाई गई हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि दिस इज वेरी हार्श। अब 10 ईयर का पनिशमेंट है, और इसका मिसयूज, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो मिसयूज बहुत होता है इसका। जैसे होता है कि विमेन्स अपने कंसेंट से ही रिलेशनशिप में आई और बाद में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो आरोप उनका ये 69 वाला केस लगा देते हैं। तो इसको लेके है कि थोड़ा सा इसको बायस न्यूट्रल बनाना चाहिए। दूसरी चीज है कि पनिशमेंट को थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज कीजिए। और तीसरी सुप्रीम कोर्ट का भी है कि आप अगर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में रहते हैं तो कंसेंट वाला जो है कि आपकी चीटिंग का है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतने सालों में तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किस तरीके का प्रॉमिस है, कैसा है। तो इस सब चीजों को भी लेके काफी डिबेट चल रहा है। अभी ये जो है सेक्शन दैट इज भारतीय न्याय संहिता में है, और 376 इंडियन पेनल कोड जो पहले वाला था उसमें था।
यहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट इज फॉर द 10 years एंड फाइन। यहाँ पे ये बोला गया है कि सी द कॉल्स एक्सट्रीमली रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब एक तरीके से पिछड़ापन को शो करता है, एंड कंप्लीटली डिस्कार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विल एंड कंसेंट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पाकिस्तान को लेके है। उनका अभी पाकिस्तान का एंट्री हुआ है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जो यूएन का है। यूएन इज ए ग्लोबल गवर्नेंस चलाने के लिए हमने यूनाइटेड नेशन बनाया है, उसमें दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर द मेंबर, मैक्सिमम 193 हैं। और वहाँ पे यूएन एक है असेंबली है जहाँ पे डिस्कशन होता है, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, उसमें लोग बैठ के डिस्कस करते हैं पॉलिसी को कि दुनिया के लेवल पे कैसा पॉलिसी रहेगा, मरीन एरिया समंदर एरिया में कैसा पॉलिसी रहेगा, स्पेस में कैसा पॉलिसी रहेगा। तभी तो, क्योंकि दे आर द ग्लोबल एसेट। ऐसा तो है नहीं कि पूरा समुंदर एक देश का है, वो तो सबका है, तो सारे देश को पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आप सैटेलाइट भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वहां पे भी सबको मिलके बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑल द कंट्रीज दे नीड टू कोलैबोरेट ऑन दीज इश्यूज। तो एक होता है डिबेट होगा, तो पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए पूरा पार्लियामेंट बैठता है। लेकिन मानिए कुछ क्रूशियल डिसीजन होता है जिसमें फटाफट डिसीजन लेके इंप्लीमेंट करना होता है, तो उस पर कौन करता है? जो कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, और जो लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। छोटी बॉडी होती है ना, मिनिस्टर लोग तो कम होते हैं ना, कुछ मिनिस्टर होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर और कम हो जाते हैं और ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वहां पे मिनिस्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होती है, सेम इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन असेंबली बॉडी है जहाँ पे डिबेट होता है, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, और लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो ऐसे यूनाइटेड नेशन बॉडी है, ठीक है। और उसका जो असेंबली है जहाँ पे डिबेट होता है दैट इज द यूएन असेंबली, ओके। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डिसीजन लेता है दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबरशिप होती है वो दो तरीके का मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर 5 है एंड नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। परमानेंट मेंबर हमेशा रहेंगे, जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से है, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक। और उनका जो होता है 2 साल के लिए टेन्योर होता है। क्लियर है ना ये? अभी पाकिस्तान की एंट्री हुई है, दैट इज द मेन थिंग। और इसमें देखिएगा अभी जो आ रहा है डिबेट, उसमें मैक्सिमम जो कंट्रीज इस समय है, हाफ ऑफ दीज मेंबर्स आर फ्रॉम द जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा इस समय डोमिनेंट है। दिस इज द मेन थिंग। अब आगे डिबेट हुआ है कि इसका क्या फायदा होगा। अभी जो मेंबर इंक्लूड होने वाले हैं और जो बाहर आने वाले हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, एक बार आप लोग इसको लोकेट कीजिएगा घर में जाके कि कौन देश कहाँ पे, कौन लोग एंट्री मारे हैं और कौन लोग बाहर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान का इस समय शायद 7वीं बार है कि 9वीं बार है, कहीं लिखा है पाकिस्तान इस बार 7वीं या 9वीं बार इलेक्ट हुआ है, कहीं है इसमें, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है पाकिस्तान जब एंट्री हो गई तो इंडिया के लिए तो एक तरीके से निगेटिव है ना, वो कश्मीर का इशू उठाएंगे, फिर उनका जो टेररिज्म का है, इंडिया को ही आजकल टेररिस्ट घोषित कर दें और अपने आप को टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने वाले महान आदमी, ठीक है। क्योंकि इंडिया का अभी केस आया है, निज्जर केस था, पन्नू केस था, तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता है। बलूचिस्तान में भी वो आरोप लगाते हैं, वो लिस्ट भी देते रहते हैं कि ये टेररिस्ट है, और लिस्ट में हमारे जो सेक्रेटरी लोग हैं उनका नाम होता है कि इनका हाथ है। अजीत डोवल है जो हमारे नेशनल ये एडवाइजर, सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो हैं। तो ऐसे वो देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो चाइना का समर्थन है, चाइना का समर्थन है तो थोड़ा सा वेटेज है। लेकिन दिक्कत, अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि हमारे पास जो एक चाइना को छोड़ के जो 4 अदर परमानेंट मेंबर हैं वो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं। रशिया हो, यूएस हो, फ्रांस हो एंड यूके हो। फ्रांस यूके का तो रहता है मैक्सिमम, दे ऑलवेज सपोर्ट अस। तो यहाँ पे उसके मुद्दे को इतना कुछ खास वो नहीं दिया जाता है प्रियोरिटी और द इम्पोर्टेंस, ओके। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंडिया सक्सेसफुली लिस्टेड पाकिस्तानी टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की, और रिजोल्यूशन पास होता है यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में। और उन्होंने इतलाक चाह के भी 4 हिंदूज का लिस्ट दिया था टेररिस्ट के रूप में, तो पाकिस्तान यूएस खुद ही विरोध कर रहा था, यूएस वेस्टर्न कंट्रीज भी इसका विरोध कर रहे थे, तो वो नहीं करवा पाए। 4 परमानेंट मेंबर दे ऑलवेज टेक साइड विद द इंडिया, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, ठीक है। पाकिस्तान एक चीज का यूज करता है, इस्लामोफोबिया। व्हाट इज द इस्लामोफोबिया?
इस्लाम को लेके एक निगेटिविटी फैलाया जाना, एक स्टीरियोटाइपिंग होता है कि ये मुस्लिम है तो इसके ये होगा, टेररिस्ट जिहाद की बात करेगा, ये कॉमन है, तो ये ग्लोबल लेवल पे है। तो इसका आप इमोशनली भी मिसयूज कर सकते हैं। आप सच में आप इस्लाम को लेके जिहाद फैला रहे हो, लेकिन अब मुस्लिम में है तो कुछ कट्टरवादी भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बहुत नॉर्मल लाइफ भी जीने वाले हैं, वो तो हर कम्युनिटी में होता है। तो अब ये होता है कि मानिए कुछ लोगों को इसका कहीं कंटिन्यूसली टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ, उसमें नाम इस्लाम मुस्लिम जो पर्सनालिटी है उनका आ गया, ठीक है। तो वहां पे लेके ये हो जाएगा कि पूरे मुस्लिम्स को आप पेंट करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक तरीके से निगेटिव सेंटिमेंट्स बढ़ता है, लोगों का जो घृणा होता है, जो होता है ना हेट टुवर्ड्स द इस्लाम या मुस्लिम्स, वो बढ़ने लगता है। तो उसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो इस्लामोफोबिया को लेके फिर लोगों में दया भावना भी आता है। अब इस्लामोफोबिया होगा तो लोग मुस्लिम्स को मारना स्टार्ट करेंगे या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे। यही होगा ना कि आप उनको अपने कॉलोनी में घर नहीं देंगे, आप उनको कहीं अपने सर्किल में नहीं ऐड करना चाहेंगे, ग्रुप से उनको हटा देंगे, ये सब चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब एक्सट्रीम पे चली जाएगी तो सिंपैथी भी जाने लगती है। इजराइल ने पहले अटैक किया, पहले इजराइल पे इन्होंने हमास ने अटैक किया तो 1200 लोग मरे, तो लोगों का सिंपैथी इजराइल की तरफ चला गया, अरे 1200 लोगों को मार दिया। इजराइल ने 50,000 लोगों को मार दिया, बच्चे औरतों किसी को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल पे बम फोड़ दिया। तो क्या हुआ, शुरू में इजराइल के साथ था, 2000-3000 को मारा, अंदर चले गए, ठीक है, हमास के पीछे पड़े। लेकिन जब हॉस्पिटल पे बम गिराना स्टार्ट कर दिए, जब लाश बच्चों का दिखने लगा, औरतों का दिखने लगा, तो क्या हुआ, सेंटिमेंट वापस चला गया कि अरे इजराइल ही गलत है यार, ठीक है मारा, आप हमास को मारिए ना, आप उनके शहर में जाके बम क्यों फोड़ रहे हैं, आधी घड़ी ना। तो क्या होता है, इस्लामोफोबिया को लेके इस्लाम मुस्लिम्स के खिलाफ फैले जाएगा, लेकिन जब अति हो जाएगा तो फिर सिंपैथी में जाएगा। तो ये सिंपैथी जब अति हो गया तो अब सिंपैथी लेने का काम पाकिस्तान कर रहा है, डिस्पाइट दैट इज द मेन पर्सन। अरे जो अगर इस्लामोफोबिया स्टार्ट हुआ था तो कुछ ना कुछ मुस्लिम टेररिस्ट स्टार्ट किए होंगे ना कुछ। तो अगेन जो वो मुस्लिम टेररिस्ट है उनको सिर्फ आपको सजा देना है ना, जो आम जनता नॉर्मल लाइफ उसको तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जब सिंपैथी की बात है तो वो जो टेररिस्ट किया है वही सिंपैथी लेने लगे तो गलत हो जाएगा ना, आर यू गेटिंग ना। तो पाकिस्तान वाज द मेन कल्प्रीट बिहाइंड दैट। अब वही इस्लामोफोबिया को लेके जाके रोना रोता है डेवलप्ड कंट्रीज में कि अरे अरे हम तो इस्लाम के नाम पे हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आर यू गेटिंग ना। तो उसका मिसयूज हो सकता है लेकिन उतना मिसयूज हो नहीं पाता क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी सॉफ्ट पावर या हमारा रिलेशनशिप डेवलपिंग वर्ल्ड से या डेवलप्ड वर्ल्ड से काफी ज्यादा है। आप सोचिए इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे पाकिस्तान को जल्दी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। नियर अबाउट 50 के आसपास कंट्रीज हैं इसमें जो इसके मेंबर हैं, लेकिन एक रिजोल्यूशन इंडिया के खिलाफ नहीं पास करवा पाता है क्योंकि हमारा सपोर्ट है वहाँ पे। यूएई हमें बहुत सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, तो हमने इस तरीके का अपना रिलेशनशिप बनाया है कि हमारे खिलाफ वो कि कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। ओके, यही यहाँ पे डिबेट हुआ है कि क्या उसका फायदा हो गया, परमानेंट मेंबरशिप में उनकी एंट्री हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस किस का हुआ है, वो एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट। लेकिन उस पर डिबेट चलता है कि रिफॉर्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को लेके कंटिन्यूअसली डिबेट चल रहा है क्योंकि उस समय का जो सुपर पावर थे अब सुपर पावर का या रीजनल पावर का इक्वेशन बदल गया है। जैसे उस समय ब्रिटेन फ्रांस थे, अब ब्रिटेन फ्रांस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो हम लोग हैं, इंडिया है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अभी और भी कंट्रीज उभर के आ रहे हैं, जर्मनी उभर के आ रहा है, ब्राजील उभर के आ रहा है, जापान उभर के आ रहा है ना। तो इक्वेशन बदल गया, हमेशा चीज़ें एक थोड़ी होती है। अगर एक शहर का एक अमीर आदमी है या पावरफुल आदमी है, ये जरूरी थोड़ी है कि 50 साल बाद उसका ही खानदान आगे बढ़ेगा। हो सकता है ना कोई और मेहनत करके आगे बढ़ जाए, तो आप चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए विरोध चल रहा है। विरोध ये भी चल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक द इंडिया, जो हमारा एस्पिरेशन हमेशा रहता है कि हमें भी मेंबरशिप चाहिए परमानेंट, तो हम लोग वही कहते हैं कि गवर्नेंस सही से नहीं हो पाएगा। देखिए अगर वीक आदमी को राजा हमेशा बना के रखा जाएगा और जो काबिल है राजा बनने का वो बाहर रहेगा, तो लोग बात किसका मानेंगे, जो राजा नहीं है आम जनता है। तो पावर लीगली आप उसको दिए हैं, लोग इनका बात मान रहे हैं। आप पावर दिए हैं यूके को, लोग किसका बात मान रहे हैं, इंडिया का। तो यूनाइटेड नेशन डिसफंक्शनल हो जाएगा। ये युद्ध माना जाता है इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि सही इक्वेशन को पावर नहीं दिया गया है। अब देखिए ये भी आरोप लगाया जाता है कि यूरोप इतना छोटा है। यूरोप एक तरीके का देखा जाए तो एशिया का ही पार्ट है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है, सारा रूल बनाते हैं तो अपना अलग कॉन्टिनेंट बना लिए, लेकिन उसके पास 2 सीट है। क्लियर हो रहा है। अफ्रीका इतना बड़ा देश है, उसका 3 गुना देश है हर मामले में, एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में 0 सीट है। साउथ अमेरिका उससे बड़ा
पावरफुल कंट्रीज अर्जेंटीना, ब्राजील, दे आर पावरफुल, 0 सीट। एशिया इतना बड़ा है, एशिया और पूरा दुनिया एक तरफ बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमें कम से कम आधा होना चाहिए, 1 सीट है बस चाइना को है। क्लियर हो रहा है? रस्सा को तो हम यूरोप का कहीं ना कहीं पार्ट मानते हैं, यूरेशिया, उसका मॉस्को वाला एरिया तो यूरोप वाले एरिया में आता है, तो हम उसको एशिया में नहीं मानेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसको लेके यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बातें होती रहती है। इंडिया बहुत वोकल है इसमें, 4 कंट्रीज बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेम करते हैं, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ये चारों को माना जाता है कि अब इनकी मेंबरशिप दे देनी चाहिए। इस पे अब कंसेंसस बनाने की बात हो रही है, इंडिया के सपोर्ट में सब है, चाइना को छोड़ के। चाइना भी हाँ बोलता है, लेकिन जाके वो उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है। द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑन द अर्बन लोकल पोल्स, यहाँ पे मेन यही है कि अर्बन लोकल एक तो पोल सही से नहीं कराते, उसका अकाउंटिंग जो सीएजी करता है वो भी सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज ये है कि लोकल बॉडीज को हमने काम बहुत दे दिया है लेकिन पावर नहीं दिया है। होता है ना कि जितना आपने काम दिया पावर दे दीजिए, क्योंकि लोकल बॉडीज पे हम लोग कल देखे थे 18 पावर था लोकल अर्बन बॉडीज को और 29 था पंचायत राज पे, लेकिन मुश्किल से 1% भी उनको जो ओवरऑल रिवेन्यू जनरेट होता है उसका 1% भी उनके पास नहीं जाता है। दिस इज द मेन इशू, वही इसमें डिस्कशन हुआ है। गुकेश वाला ये न्यूज है, कंटिन्यूसली वही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि कहाँ पे हुआ क्या हुआ, वो फर्स्ट पेज वाला सफिशिएंट है। यहाँ पे हो रहा है पार्डनिंग पावर को लेके काफ़ी डिबेट चल रहा है। पार्डनिंग पावर इंडिया में भी है, यूएस में भी है। पार्डनिंग पावर को इसलिए हमने स्टार्ट किया था देने कि कुछ जुडिशियल एरर हो गया तो वहाँ पे हम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख के हम वहाँ पे कुछ रियायत दे देंगे, कुछ हम उसमें कंसेशन दे देंगे। यही हो सकता है ना कि कभी हो सकता है जज लोग भी हमारे ही जैसे मांस और हड्डियों के बने हुए हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे होता है कि बाद में उस पर एनालिसिस करके कुछ नया ट्रूथ आ जाए तो क्या करेगा गवर्नर या प्रेसिडेंट, उसको माफ कर देगा। यही है। हमने एक पढ़ा था कि कौन कौन सा टोटल नंबर ऑफ जो सबसे ज्यादा पावर होता है पार्डनिंग पावर, जिसमें हम डेथ को भी एकदम हटा सकते हैं, वो कन्विक्शन को ही हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या आता था कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या है, कम्यूटेशन में हम नेचर बदल रहे थे। रिगरस इम्प्रीजनमेंट को इम्प्रीजनमेंट में बदल लेंगे। रिगरस का मतलब होता है कि पत्थर तोड़वा तोड़वा के जेल में आपको रखेंगे। एक होता है ना नॉर्मल आपको छोटा मोटा काम दे दे, लाइब्रेरी मैनेज कर लीजिए, थोड़े से बिस्कुट बिस्किट बेच लीजिए, होता है ना जेल में भी ये सब काम होता है। तो ये हो गया नॉर्मल। और रिगरस में कोई कठिन काम करवा देंगे कि दिन रात आपसे काम करवाए, तो वो रिगरस इम्प्रीजमेंट होता है। तो नेचर चेंज कर दिया ना, रिगरस से हमने नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट कर दिया, ठीक है। फिर रिप्राइव में क्या करते थे, रिप्राइव बहुत इजी है, उसमें हम स्टे लगा देते हैं। जो माने किसी को जेल में बंद कर रहे हैं तो कह देंगे अभी मत बंद करो, किसी को फांसी पे चढ़ाने जा रहे हैं तो रिप्राइव में कह देंगे थोड़ा रुको, इसको थोड़ा सा अपील कर लेने दीजिए। अपील करने का टाइम देने के लिए हम उसको थोड़ा सा उस सजा को एग्जीक्यूट होने से डीले कर देते हैं। फिर आता है रेमिशन। व्हाट इज मीन बाय द रेमिशन? रेमिशन में हम ड्यूरेशन कम कर देते थे, ठीक है। एक क्लास है रिस्पाइट। व्हाट इज द रिस्पाइट? रिस्पाइट का एग्जांपल भी मैंने कई बार दिया है। कम्यूटेशन के ही जैसा है लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन है। जैसे कि कोई आदमी ओल्ड एज हो गया, बुजुर्ग है, कोई वीमेन है, उसके हाथ पैर टूट गया या प्रेगनेंसी का केस आ गया, इस तरीके का कुछ स्पेशल केस में हम सजा को चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रेमिशन एंड रिस्पाइट। 5 याद होना चाहिए, ये एकदम आसान है, ठीक है। एक एक करके पार्डन तो बहुत इजी है, कम्यूटेशन और रिस्पाइट एक ही जैसे है, लेकिन एक में स्पेशल कंडीशन होगा रिस्पाइट में, कम्यूटेशन नॉर्मल कंडीशन में होता है। फिर रिप्राइव हो गया, रिप्राइव में जनरली डीले करवा देते हैं। जो आपका कुछ सजा दिया गया हो, हम कहेंगे कि फांसी चढ़ने जा रहे हो, वो कह रहे कि अरे नहीं नहीं नहीं, अभी हमें अपील करना है, तो क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए हम डीले कर देंगे कि फांसी 2 साल बाद चढ़ाया जाएगा, तब तक इनको अपना अपील करना चाहते हैं, अपील कर ले, ठीक है। और रेमिशन नॉर्मल हम ड्यूरेशन कम कर दिए, ठीक है। सजा 10 साल की है, हम घटा के 3 साल कर दिए, ठीक है। नेचर नहीं चेंज करेंगे, उसमें हम ड्यूरेशन या उसका ओवरऑल जो होता है वो पीरियड चेंज करेंगे। दिस इज जो ऑल अबाउट। तो इसका यही हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है। अब इंडिया में भी देखिएगा, इंडिया में तो उतना मिसयूज अभी भाई भतीजावाद तक नहीं आया, यूएस में ये यहाँ तक आ गया है। इंडिया में भी दिक्कत ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडियोलॉजी के अनुसार कभी कभी डिमांड करने लगते हैं। जैसे कि राजीव गांधी के जो जिन्होंने मारा था किलर्स, उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगती है कि अरे उनको पार्डन करो पार्डन करो, क्योंकि वो तमिलियंस के लिए लड़ रहे थे और तमिलियन सेंटिमेंट्स है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो खलस्तानी मूवमेंट है, जिससे बेअंत सिंह को जिसने मारा है 1995 में,
अभी रजौना, क्या नाम था, रजौना को अभी भेजा गया था पार्डनिंग के लिए। तो वहां पे जो पंजाब से होता है वहां पे डिमांड आने लगता है इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मिसयूज होता है। तो इसका हम कह रहे हैं कि आप जुडिशरी को ही दे दीजिए ना एक और कमेटी बना के, जो आप प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल उतना इंटरप्रिटेशन का पावर नहीं होता है, तो वो कैसे जान पाएगा कि क्या सही है। वो तो ले पर्सन को बना देंगे ना, कोई भी ले पर्सन हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो। अभी तो यही होता है, पहले ये था कि प्रेसिडेंट के लिए हम कोई न्यूट्रल बॉडी भी लेके आते थे, अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी लेके आए हैं। लेकिन अभी का जो चीजें है वो हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है और पॉलिटिकल पार्टी अपने अनुसार ही डिसीजन लेने लगती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस होने लगता है, और पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल जो होता है बायसनेस, वो मेन मुद्दा है। यूएस में एक कदम आगे हैं, वो भाई भतीजावाद पे भी है कि प्रेसिडेंट बन ही रहे इसीलिए कि अपने बेटे को हम पार्डन दे दें कि उसको सजा ना हो। बीजिंग्स वार अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन, इसमें ये डिस्कशन है कि बीजिंग में जो हालत थी 2013 में एकदम दिल्ली के जैसे ही थी। उन्होंने कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट किया है कई मेथड को, और उस मेथड को हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यूसली उन्होंने जैसे क्या हो सकता है, एनर्जी स्ट्रक्चर एंड कोल कंबशन, इस पे इन्होंने कंट्रोल किया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर उन्होंने मास की तरफ, रैपिड मास मूवमेंट की तरफ भेजा है। जैसे होता है ना कि जैसे बस से आप चलाते हैं, छोटे छोटे टैक्सी चलाते हैं, उसकी जगह पे अगर आप मेट्रो चला दें तो उससे बच सकता है। ठीक है, या ट्राम चलता है वो चला दें, जैसे कोलकाता में ये सिस्टम है। या कुछ ऐसा आप चलाएं जहाँ पे मास कम्यूटेशन ईजी हो। जैसे आप पैदल चलने के लिए आप फुटपाथ बना दें, होता है ना, यहाँ पे आपको रोड पे ही चलना पड़ता है, तो एक्सीडेंट के बहुत केसेज होते हैं। तो ऐसे में आप प्रॉपर तरीके से वो कीजिए, साइकिल वाले उस पे चलाए। ठीक है, आप फुटपाथ भी बना देंगे तो यहाँ लोग कार ही चला उस पर चढ़ा देंगे, जगह रहे तो बाइक को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का है, तो लोगों को इसके लिए थोड़ा सा एजुकेट भी करना पड़ेगा कि ये तरीका होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने दी है कि क्या क्या उन्होंने फॉलो किया है। उन्होंने एनर्जी स्ट्रक्चरिंग में चेंज किया है, उन्होंने जो कंबस्शन, जो पेट्रोल में कितना % हम यूज करेंगे, लीड एंड अदर थिंग, उस पर भी उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया है। तो इन सब चीजों से काफी एयर पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है। इंडिया में भी हम खासकर दिल्ली में ये सब चीजें ला सकते हैं। लोकसभा पासेज बिल टू अमेंड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अभी हमने चेंज किया है, इस पे फर्दर जो डिटेल है वो हम जब डिटेल में आर्टिकल आएगा तो उसको हम पढ़ते हैं। ओके, 2005 में पहली बार हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट लाए थे, और यहाँ पे हमने अलग अलग फंड भी बनाया था ताकि जब भी जरूरत हो तो हम उस फंड को यूज करके डिजास्टर में राहत, रिस्क एंड अदर रिहेबिलिटेशन को ला सकें। इसको हम जब जब डिटेल में आएगा, मुझे लगता है 1-2 दिन में आएगा, तो हम इसको कवर करेंगे। बांग्लादेश टीम लाइकली टू अटेंड द विजय दिवस इवेंट। तो विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? 1971 में जब हम ईस्ट पाकिस्तान को हरा दिए थे, उसको हम बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी जो शेख हसीना थी, उनके पिताजी मेन लीडर थे, तो वो लोग तो खूब चहल पहल से मनाते थे। पूरी वहाँ की एक पूरी कंटिजेंसी आती थी जो उनकी आर्मी की है। अभी हमने बोला है तो उन्होंने कहा हाँ भेज देंगे, अभी लग रहा था, क्योंकि देवर अगेंस्ट दिस मूवमेंट। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी से खलीदा जिया की, ठीक है, उनकी पार्टी उसके विरोध में थी, मतलब वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ के रहना चाहते थे। देवर ए बिट एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ा सा इस्लामिक नेचर उनका था। चिन्मय कृष्णदास क्यों न्यूज में है? इनका नाम क्यों न्यूज में आ रहा है? इन्हीं को अभी अरेस्ट किया था। ये इस्कॉन जो टेम्पल ग्रुप होता है, कृष्ण जी का जो मंदिर होता है, इस्कॉन टेम्पल्स आप लोग सुनते होंगे शहरों में होता है, वहाँ के ये थे हेड बांग्लादेश वाले ग्रुप के। तो इनको तभी तो बोल रहे थे कि हिंदू पे अटैक हो रहा है, हिंदू पे अटैक हो रहा है, यही केस था। तो नाम याद रखिएगा, चिन्मय कृष्णदास, काफी न्यूज में थे, तो पीसीएस में पूछेगा कभी। नेपाल के जो आर्मी चीफ है उनको इंडिया ने ऑनररी रैंक दिया है। दिस इज द अशोक राज सिगदेल। ठीक है, ऑनरेरी रैंक मतलब हम अपना रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए ऑनर में बड़ा बड़ा पोस्ट दे देते हैं। जैसे कि नेपाल आर्मी चीफ को, इनको जनरल इंडियन आर्मी का हमने जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का पोस्ट दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आके यहाँ पे हमें वो देंगे, ऑर्डर देंगे, जस्ट इट इज द एक सिंबॉलिक होता है, सिर्फ हम इसको रिलेशनशिप बनाने के लिए दे देते हैं। आप देखते होंगे जो क्रिकेटर होते हैं उनको भी पोस्ट दे दिया जाता है, आईपीएस वीपीएस, बड़े बड़े पोस्ट, लेकिन वो फंक्शनल उतना नहीं होता है, वो सिर्फ सिंबॉलिक टाइप का होता है। केन बेतवा रिवर का बहुत सालों से चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 20 सालों से ये केन बेतवा प्रोजेक्ट चल रहा है। केन बेतवा एक बार मैप में आप लोग देखिएगा, दिस इज इन द मध्य प्रदेश, और इसके थ्रू एक पन्ना टाइगर रिजर्व है वो जाता है। इस पर बहुत डिबेट चल रहा है। एक तो है कि आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है
कि पानी से बाढ़ आ रहा है, वो पानी को आप दो नदियों को जोड़ दीजिए, जिस नदी में ज्यादा है जहां से बाढ़ आता है, और जिस नदी के कारण सूखा पड़ता है। नदी के कारण सूखा नहीं पड़ता, उसमें गर्मियों के दिन में पानी सूख जाता है, आप उसमें ट्रांसफर करेंगे। केन से बेतवा में कर रहे थे। अब ये है कि कहने में तो बहुत ईजी लग रहा है, अब नदी को जोड़ना है तो नदी के बीच में पठार्स आएंगे, प्लेटूज, पर्वत आएंगे। नदी बनने में 10-20 हजार साल लग जाता है, तब जाके एक नदी फॉर्म होती है, क्योंकि धीरे धीरे इरोड करता है ना वो। लेकिन आप 2 साल में थोड़ी काट के पूरा पहाड़ पहाड़ काट देंगे, वो नेचुरल पाथ नहीं होगा। नदी तो अपना जिस तरीके से फ्लो बनता है उसी तरीके से पाथ को अडॉप्ट करता है। तो इससे ये है कि ये फिजिबली बहुत कठिन है, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि पहाड़ वहाड़ काट के, एक पहाड़ काटने में अभी एक ब्रिज यहाँ बन रहा है 10 साल लग जाता है, लग जाता है कि नहीं। अब कहीं ना कहीं हमारा टाइमिंग जो है वो छोटे छोटे ब्रिज, आपको ऐसे ऐसे पहाड़ काटने हैं, तो दिस विल बी टेकिंग ए लार्ज ऑफ, एक तो कैपिटल लगेगा, मशीनरी लगेगा और इन्वेस्टमेंट लगेगा, इतना है नहीं। ये वाला मैटर अगर सॉल्व भी कर ले, और इसमें बड़ा ये बहुत एक बर्निंग मुद्दा रहा है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, फटकार लगाया। जब मुझे लग रहा है अटल बिहारी की जब गवर्नमेंट थी तब भी से ये मैटर चल रहा है, तो अटल बिहारी को बुला के बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अरे ये कराओ यार, सूखा पड़ रहा है मतलब। तो सुप्रीम कोर्ट जज लोग बैठे हैं, उन्होंने तो कभी नदी के किनारे देखा नहीं कि नदी कैसे बहती है सही में। बस हरिद्वार गए होंगे अधिक से अधिक, वहाँ पे तो पूरा बना रहता है नेचुरल। आप वाटर का फ्लो देखिएगा, बहुत वो फ्लक्चुएट करता है। 6-6 किलोमीटर तक नदी अपना एक ही साल में बदल देती है, पाथ होता है ना, पाथ बदलना। बड़े बड़े नदियाँ जैसे बड़ी गंडक है, यहाँ पे मेरे घर के पास बड़ी गंडक बहती है, वो 5 किलोमीटर चेंज करती है। जब ऐसे मैं गर्मियों में जाता हूँ तो इतने में बहती है। जब मैं जुलाई अगस्त में जाता हूँ तो वो पूरा का पूरा 1 किलोमीटर वो लंबा दिखता है नदी। 1 किलोमीटर क्या, मुझे लगता है वो 2-3 किलोमीटर दिखता होगा। फ्लक्चुएशन है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, एक तो फ्लो बहुत ज्यादा होता है। आपको जहाँ दिखेगा कि ये तो जमीन दिख रहा है, जब आप बरसात के दिनों में जाएंगे अगस्त में, तो उसमें कुछ नहीं तो 20-20, 30-30 मीटर जो होता है, बड़े बड़े बांस, बैम्बू, वो अंदर चले जाते हैं, तो इतनी गहराई बदल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला कर अरे ये कराओ यार, क्यों नहीं कनेक्ट करा रहे हो? तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आपको 6 महीने में करवाना है, कुछ ऐसे टाइम पीरियड दिया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उस समय की गवर्नमेंट कही कि हाथ जोड़ के कही अरे आप ही बनवा दीजिए, ये पैसा ले लीजिए और बनवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट फिर चुप हो गई। मतलब होता है ना कि आप आंख मूंद के नहीं कह सकते। अभी फिजिबिलिटी देखिए तभी से चल रहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको अभी शिलान्यास किया है। क्या किया है? सिर्फ इन्होंने फाउंडिंग स्टोन रखा है। अब एक तो मुद्दा ये है कि बहुत कठिन है, बनाना कठिन है, पैसा लगेगा। दूसरा मुद्दा यह है कि आप आर्टिफिशियल वे में चीज को कर रहे हैं, तो नेचुरल चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व आएगा वो फ्लड से बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आप नदी को जब रोक के दूसरे जगह पे आप फ्लो कराएंगे तो कहीं ना कहीं बांध बनाएंगे, और जब बांध बनाएंगे तो जो फॉरेस्टेड एरिया है, पन्ना रिजर्व वाले एरिया में बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो पूरा कई स्पीसीज रहते हैं, टाइगर्स भी हैं। टाइगर्स को वैसे भी हम टाइगर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको लेके इन्वायरमेंटलिस्ट भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये केन बेतवा को एक बार जाके आप लोग लोकेट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के जो फिजिकल वाला मैप है उसमें भी ये मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।